हेलो एवरीवन, आपको पता ही होगा कि जो अभी एसएससी न्यू पैटर्न से क्वेश्चन जो बना रहा है वो काफ़ी क्वेश्चंस जो चर्चित हैं। मतलब वो स्टूडेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, उनका सोर्स क्या है। तो स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर किस तरीके से प्रिपेयर करें। स्पेशली जीके में स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है वो क्वेश्चन को टैकल कैसे करें और वो उनका बेसिक सोर्स है क्या। अदर पब्लिकेशंस की बुक्स को लेकर बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी क्वेश्चंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, आप अपने बेसिक सोर्स को पकड़ो जहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं आपको पूरे 100% क्वेश्चन दिखा सकता हूं इन बेसिक बुक से, और ये बुक है आपकी बेसिक एनसीईआरटी जो कि 11th की एनसीईआरटी है। हाँ, बाकी सब एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ये आप अगर 11th की एनसीईआरटी पढ़ लोगे, इंडियन ज्योग्राफी और फंडामेंटल, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी क्योंकि यहाँ से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरी जो मैंने खुद यहाँ से नोट्स बनाए थे और अच्छे तरीके से पढ़ी थी। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप बेसिक रो मटेरियल यहाँ से पढ़िए। पहले सबसे पहले इसको खत्म करना है, बाकी अदर पब्लिकेशंस की बुक को देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि अदर पब्लिकेशंस बेकार हैं या मैं किसी को डिफेम नहीं करने आया, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको सबसे पहले एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। मैं यहाँ से एक एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। ये इंडियन ज्योग्राफी की बुक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिले थे और बाकी जो जियोग्राफी क्वेश्चन थे वो फंडामेंटल वाली जियोग्राफी से थे। इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है उन्हें तो मोस्टली स्टूडेंट जो टैकल कर लेते हैं, और लेकिन जो प्रॉब्लम आती है फंडामेंटल में, जो क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट से पढ़ी नहीं होती है तो उसमें दिक्कत आती है। तो उसी दिक्कत के लिए मैं आपको सोर्स बताने जा रहा हूं ताकि आप में कॉन्फिडेंस आए कि आपको ये बुक पढ़ना कितना जरूरी है और कितना आवश्यक है। अगर आप इसे नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, और जहां पर आप एज ले सकते थे, बच्चों से आगे निकल सकते थे, वहां निकलने में आप असमर्थ हो जाओगे और आगे नहीं निकल पाओगे। तो मैं ये कहूँगा आपको सबसे पहले ये देखना है, आपकी बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ना है और यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। अभी जो मैंने खुद इस बुक से पढ़े हैं वो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अभी आपको जो प्रूफ दूंगा मैं अभी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन का प्रूफ मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डिस्कस करने वाले हैं आज वो बुक है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। देखो, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस मोस्टली स्टूडेंट जो कर लेते हैं, लेकिन जो दिक्कत आती है वो मेन दिक्कत आती है इस फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी में। क्योंकि अभी तक तुम अदर्स पब्लिकेशंस की जो बुक पढ़ते हो उनमें दिक्कत क्या होती है, उनमें सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें होती हैं और जो थियोरेटिकल चीज़ें होती हैं वो आप नहीं कर पाते हो। और जैसा कि न्यू पैटर्न जो अभी जो नया वेंडर है एडुकेटिव जो क्वेश्चन बना रहा है वो क्वेश्चंस थोड़े थियोरेटिकल बेसिस पर हैं, यानी जो क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है वो उसी की लाइन पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इतना डीप नहीं है लेकिन वो उसी की लाइन पर है। मतलब ऐसा नहीं जैसे पहले सीधा तुम फैक्ट्स रट लेते थे उससे काम चल जाया करता था जीके में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अच्छे से थ्योरी भी समझ में आनी चाहिए। तो अभी जो हम डिस्कस करेंगे वो फिजिकल ज्योग्राफी है और इसमें हम देखेंगे कि कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। तो अभी जो ऊपर से जो टॉपिक बने हैं, जैसा कि स्टेनो का पेपर ये 12th लेवल का था, तो इसमें जो क्वेश्चंस बने हैं वो ऊपर से बने हैं, मतलब इतना डीप नहीं पूछे गए हैं। और आगे देखना सीपीओ एंड सीजीएल में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो डीप क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपका सीजीएल सीपीओ एमटीएस जो भी आगे एग्जाम लगे हो उनमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और इसमें हम सारे जो जहाँ से क्वेश्चंस आए हैं वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी ज्योग्राफी है फिजिकल ज्योग्राफी, ये यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिसमें आप पर्टिकुलर जैसे अर्थ के बारे में ये 3 चैप्टर हैं, जैसे लैंड फॉर्म्स के बारे में 3 चैप्टर हैं, ऐसे करके क्लाइमेट के बारे में हैं ये 5 चैप्टर, तो ऐसे करके डिवाइडेड है। तो ये यूनिट वाइज चैप्टर डिवाइडेड है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आए थे। सीधा चलते हैं शुरू से। ठीक है, जैसा कि ये चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें हम बात करते हैं कि देखो क्वेश्चंस कहाँ से देखने को मिला था। जैसे कि क्वेश्चंस है व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस ऑन द अर्थ सरफेस, यानी ये इसमें प्राइमरी रीजन यानी इससे रिलेटेड थ्योरी एक तरीके से पूछी है। तो अगर आप शुरू में ही देखेंगे अगर चैप्टर को शुरुआत से ही, तो इसमें पहले ही सी फ्लोर जो स्प्रेडिंग थ्योरी है यानी ओशियन फ्लोर के बारे में जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है वो इसमें यहाँ पे मेंशन है कि ये होता क्या है। यानी जब इसे पढ़ोगे ना आप तो इसमें लिखा मिलेगा कि ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन दैट हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, यानी ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन से हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट ओशियंस का पता चलता है। तो इसमें यही पूछा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिनेंट ओशियन से रिलेटेड क्या है, तो आपका ये क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो क्वेश्चन आसान था, लेकिन जिसने ये पढ़ाई नहीं है सिर्फ फैक्ट्स पढ़े हैं तो ये आपको उन बुक्स में देखने को नहीं मिलेगा। मैं किसी बुक के बारे में ये नहीं बता रहा हूँ कि बेकार है वो है। देखो उन बुक्स में फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा हैं, मतलब अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी जरूर करनी है, जियोग्राफी तो मस्ट करनी है एकदम। ठीक है, और वो भी 11th वाली फिजिकल जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि अगला चैप्टर है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, यानी जिसमें जो अर्थ के अंदर और बाहर जो जियोमॉर्फिक जो प्रोसेस होते हैं जिनसे अर्थ एक तरीके से लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसके बारे में है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि डायट्रोफिज्म इंक्लूड्स प्रोसेस दैट मूव एलिवेट बिल्डअप एंड प्रोपोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी जो अर्थ क्रस्ट का प्रोपोर्शन बनाते हैं वो डायट्रोफिज्म है। तो अब अगर आप यहाँ डायट्रोफिज्म देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर देखो सेम एकदम लाइन दे रखी है, मूव एलिवेट बिल्ड अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, और यही आपका ये तो ये स्टेटमेंट यानी सही है, ये वाली स्टेटमेंट आपकी। और अगला क्वेश्चन है एक्सोजेनिक प्रोसेस दैट ड्राइव एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर इन्फ्लुएंस बाय सोलर एनर्जी एंड टेक्टोनिक ग्रेडियंट्स, ठीक है ना। एक्सोनिक यानी एक तो होते हैं एंडोजेनिक प्रोसेस, एक होते हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक जो अंदर होते हैं अर्थ के, एक्सोजेनिक जो बाहर होते हैं। तो और जो बाहर प्रोसेस होंगे वो सिंपल सी बात है, वो अपनी एनर्जी एटमॉस्फेयर से ही ड्राइव करेंगे, यानी वो आप वैसे ही पता लगा सकते हैं सही। और यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्सोजेनिक प्रोसेस में, द एक्सोजेनिक प्रोसेस दैट ड्राइव द एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिटरमाइन द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है ना। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है एकदम सेम। तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहीं दे रखे थे, दोनों सही हैं, ठीक है। ये हो गया आपको। आप देखना एक एक क्वेश्चन आपका अब यहाँ से आपको मिल जाएगा, कहीं और भी भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, यानी वेदरिंग क्या होता है, मास मूवमेंट क्या होता है, इनकी जो ड्राइविंग फोर्स है एनर्जी वो वेदरिंग जैसे किस पे काम करता है, मास मूवमेंट कैसे काम करता है, कौन ड्राइविंग एजेंट है इसका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डेनोटेशन क्या है, तो अगर आप यहाँ ऊपर देखोगे सीधा सीधा दे रखा है, यानी आप देख सकते हो कि जैसे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा क्वेश्चन पेपर जो बनाया गया है वो इसी को देखकर बनाया गया है, एनसीईआरटी को। देखो वेदरिंग है और इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। मास मूवमेंट है इसका, और ये ड्राइविंग फोर्स है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, और इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपके दे रखे हैं, आप यहाँ मैच द फॉलोइंग आप इन्हें मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन यहीं से है सीधा सीधा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, यानी लैंडफॉर्म्स कैसे कैसे बनते हैं, इरोजनल, डिपोजिशनल, रिवर द्वारा, ग्राउंड वाटर द्वारा कैसे कैसे ये बनते हैं, तो इसके बारे में इस चैप्टर में दे रखा है। और यहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कास्ट टोपोग्राफी क्या होती है, एक तरीके से ये पूछा किससे एसोसिएटेड है। तो अगर कास्ट टोपोग्राफी आप देखोगे तो यहाँ सिंपल डेफिनेशन दे रखी है आपकी, एनी लाइमस्टोन या डोलोमेटिक रीजन शोइंग टाइपिकल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय एक्शन ग्राउंड वाटर, यानी जो ग्राउंड वाटर से आपके जो लैंडफॉर्म बनते हैं वो कास्ट टोपोग्राफी के अंडर आते हैं। तो ये पूछा गया, तो किससे रिलेटेड था, आपकी ग्राउंड वाटर से, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इरोजनल लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय रिवर एक्शन, यानी रिवर के द्वारा कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म बनाया जाता है। इसमें इरोजनल पूछा तो आपको इरोजनल ही बताना है, जैसे डेल्टा ये डिपोजिशनल है, ये भी डिपोजिशनल है, ये भी डिपोजिशनल, लेकिन ये इरोजनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे सीधा दे रखा है जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में आपके ये है, वी सिप्ड वैली है, गोर्ज है, कैनियन है, ये बनाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन यहीं से, यानी सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं क्लाइमेट में, और इसमें देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। देखो आपका ये क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज, यानी जो सन के द्वारा यूवी रेज प्रोड्यूस की जाती हैं वो कौन सी लेयर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है इनको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चैप्टर में, यहाँ पे आपको सीधा सीधा मिलेगा आपकी जैसे लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आपकी मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आपकी जो लेयर होती है उनमें से कौन सी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आप यहाँ पे जब देखोगे ना, स्ट्रेटोस्फेयर में सीधा दे रखा है कि फाउंड अबव द ट्रोपोस्फोस, ठीक है, ये इससे ऊपर होता है और ये एक्सटेंड होती है हाइट की 50 किलोमीटर तक। और इसका इंपॉर्टेंट जो काम है, यानी इंपॉर्टेंट फीचर है इसका स्ट्रेटोस्फेयर का, ये ओजोन लेयर है, ठीक है ना। ओजोन लेयर, और ये लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है आपको यूवी रेज, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया, आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये वाला, ठीक है ना, द टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, यानी स्टेटमेंट सही है गलत है ये पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर सीधा दे रखा है टेम्परेचर इसलिए डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ हाइट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, यानी ये स्टेटमेंट आपकी एकदम सही है। दूसरी स्टेटमेंट पूछी गई है आपकी, द टेम्परेचर इन मीसोस्फेयर स्टार्ट टू डिक्रीज विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड रीचेज अप टू -100 डिग्री सेल्सियस एट अराउंड 80 किलोमीटर, यानी ये दे रखा, ठीक है। आपका ये रहा, आपका सीधा सीधा दे रखा है, द मीसोस्फेयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर विच एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, और इसमें टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है हाइट के इंक्रीज होने के -100 तक, यानी ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। ऐसा होता है, देखो पहले आपका जो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर जो आपका कम होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में आपका टेम्परेचर जो है बढ़ता है,
ठीक है ना। फिर मीसोस्फीयर में कम होता है, यानी मीसोस्फीयर में कुछ कम ही होता है, ऐसे ही चलता है, पहले घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, ऐसे करके। और ठीक है ना, तो मीसोस्फीयर आपकी सबसे कोल्डेस्ट एटमॉस्फेयर जो लेयर भी होती है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये इसका भी आंसर, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो चैप्टर पे चलते हैं, सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस, ठीक है। इसमें देखते हैं आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला ये क्वेश्चन आपका, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन एज एडवेक्शन, ठीक है ना, और द ट्रांसफर हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कॉल्ड कन्वेक्शन। यानी इसमें बोला गया है जो हीट जो है आपकी वर्टिकल मूवमेंट जो हो रहा है, यानी इसमें बोला गया है कि जो वर्टिकल हीटिंग होती है, यानी ऊपर ऐसे करके सीधा या नीचे ऐसे, और इसको बोलते हैं आपका एडवेक्शन, और कन्वेक्शन बोलते हैं आपकी हॉरिजॉन्टल को, ठीक है, हीटिंग को। तो इसमें ऐसे करके पूछा गया है, लेकिन आप यहाँ देखोगे ना, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर नोन है कन्वेक्शन। इसमें वर्टिकल हीटिंग को कन्वेक्शन बोला गया है, और इसमें क्या बोला गया है आपका, द वर्टिकल हीटिंग एडवेक्शन, यानी ये स्टेटमेंट गलत है। और इसमें क्या बोला, हॉरिजॉन्टल, और ये होती है वर्टिकल, यानी दोनों को उल्टा कर दिया गया। अगर यहाँ पढ़ोगे आप, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, एडवेक्शन, ये एडवेक्शन होता है। तो इन्होंने दोनों अपोजिट कर दिया, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है ना। तो आपको भी ध्यान रखना है, ऐसे ये वर्ड्स जो हैं चेंज कर सकते हैं आगे, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। द लू वाइंड्स इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर आर कॉज्ड बाय एडवेक्शन, ये सही है आपका, ठीक है ना, ये एडवेक्शन के द्वारा ही होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के द्वारा, ठीक है, ऐसे करके चलती हैं लू, आपको पता ही है। तो ये ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिले हैं। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी था जो मुझे दिखा नहीं है, मैंने देखा था अभी पहले इसी में स्टेनो वाले में पूछा था, जो फैक्टर जो कौन कौन से कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उनमें से एक ऑप्शन नहीं था, ऐसे करके था, एटीट्यूड, एल्टीट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ऐसे करके ऑप्शन है, उसमें एक नहीं था, तो वो बताना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप क्लियरली यहाँ पे, मतलब जो आपकी जो जिन क्वेश्चन से बच्चे डर रहे हैं वो बता रहे हैं टफ हैं, ये क्वेश्चन फंडामेंटल फिजिकल जियोग्राफी से पूछे गए हैं, और आपको इनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, इनको आप करके जा सकते हो। अगर आपको करने में दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको इनके शॉर्ट्स नोट प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपके जो भी आगे एग्जाम लगे हुए हैं, MTS हो चाहे CPO हो या CGL हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, उनमें आपको पक्का मदद मिलेगी, ठीक है। आप कहेंगे कि अगर मैं शॉर्ट ऐसे वीडियो अपलोड कर दूं और अगर आपका रिस्पांस आता तो मैं अपलोड कर दूंगा, आपके सभी चैप्टर्स जल्दी जल्दी जो भी आपके क्वेश्चंस बनने होंगे यहाँ से बन जाएंगे, क्योंकि इन्हें स्किप नहीं आप करके जा सकते, बहुत जरूरी है। कम से कम ऊपर से तो इतना पता हो इसकी बेसिक डेफिनेशन, जो अभी तो ऊपर से पूछा जा रहा है, लेकिन हो सकता है CPO CGL में और अच्छे से पूछा जाए क्वेश्चन, तो आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। एडुकेटी ने हिंट दे दिया है, अब थोड़ा UPSC पैटर्न पर जा रही हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।